तो आइए न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी। मैच द ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉलम 1 विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन कॉलम 2। मैच करिए मतलब मिलाइए ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉलम 1 में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन कॉलम 2, और कॉलम 2 में कुछ ऑप्शंस दिया गया है, इसे मिलाइए। ये IIT एडवांस का है 2011 का। जैसा कि आप जानते हैं एडवांस में जो मैचिंग होती है, ए का पी मैच कर गया तो हो सकता है क्यू भी मैच करे या आर भी मैच करे या एस मैच करे या टी, मतलब कोई 2 मैच कर सकता है, कोई 3 मैच कर सकता है या सारा का सारा मैच कर सकता है। तो ये एडवांस के मैचिंग की यही खासियत है कि कोई एक मैच कर सकता है, कोई 2 या सारा मैच कर सकता है। ये एडवांस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैच द ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉलम 1 विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ दिया हुआ है, उसे आप मैच कराइए। तो कॉलम 1 में ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन दिया गया, देखिए CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, S मतलब सॉलिड, ये ट्रांसफॉर्म करा किस में, तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सॉलिड था, ये गैस, मतलब ऑब्वियसली ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठोस गैस में बदला। मतलब ए की कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, ए की ऑप्शन मैच कर रही है P, क्योंकि सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, तो गैस में, तो ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुई। अब देखिए सॉलिड जब गैस में बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉपिक चेंज नहीं हुई। इलेक्ट्रॉप्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉप को हिंदी में कहते हैं अपरूप, मतलब एक तत्व अलग अलग रूपों में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, फास्फोरस के अप्रूप, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, है ना। सल्फर के अप्रूप मतलब सल्फर के इलेक्ट्रॉप्स, सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक। तो ये अप्रूव थोड़ी है, कोई एलिमेंट थोड़ी है, तो कंपाउंड है। तो ये इलेक्ट्रॉपिक चेंज नहीं हुई। कह रहा डेल्टा H पॉजिटिव, ध्यान दीजिए, सॉलिड को लिक्विड बनाइए या लिक्विड को वेपर बनाइए या सॉलिड को सीधे गैस बनाइए, ये अपने आप होगा नहीं, इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये क्या है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, उष्माशोषी। तो आपने पढ़ा उष्माशोषी प्रोसेस के लिए डेल्टा H क्या होती है, तो पॉजिटिव होती है। इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H निगेटिव होती है। तो ये क्या है, एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठोस गैस में अपने आप नहीं बदल देगा, बल्कि उसके लिए आपको क्या करनी होगी, तो हीट देनी होगी। तो ये क्या हुई, एक इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ डेल्टा H क्या होगी, तो पॉजिटिव होगी। तो मतलब ए का मैच कर गया क्या, तो P मैच करा, ये मैच नहीं करा, ये मैच करा, मतलब P और R। और आगे देखिए, जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा, आपने पढ़ा है इंट्रॉपी में, इंट्रॉपी क्या है, तो थर्मोडायनामिक का वो फंक्शन, वो पैरामीटर है जो मेजर करता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम मॉलिक्यूल्स। सिस्टम के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस की मेजरमेंट ही क्या कहलाती है, तो इंट्रॉपी कहलाती। तो आपने पढ़ा है कि जो सॉलिड की इंट्रॉपी होती है कम, उससे ज़्यादा इंट्रॉपी लिक्विड की और उससे ज़्यादा गैस की। तो ऑब्वियसली ये जब सॉलिड गैस में ट्रांसफॉर्म होगी, जब सॉलिड गैस में ट्रांसफॉर्म होगी तो गैस की इंट्रॉपी ज़्यादा होती है किससे, तो सॉलिड से। मतलब प्रोडक्ट की इंट्रॉपी ज़्यादा है रिएक्टेंट से, मतलब डेल्टा H पॉजिटिव है। प्रोडक्ट की ज़्यादा, डेल्टा H मतलब क्या होता है, फाइनल इंट्रॉपी माइनस इनिशियल इंट्रॉपी। तो गैस की इंट्रॉपी ज़्यादा होती है किससे, तो सॉलिड से, इससे यहाँ डेल्टा H क्या होगी, तो पॉजिटिव होगी, मतलब AC मैच कर गया। तो सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट करा तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी सही है, इलेक्ट्रॉप चेंज नहीं हुआ, डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा S पॉजिटिव है। तो ए का कौन सा मैच करा, तो PRS। ध्यान दीजिए, एक भी मैच सही हो जाएगा ना तो नंबर आपको मिलेंगे। एडवांस की एक खासियत होती है ना। आओ आप आगे, और अब आगे बढ़ते हैं, बी में आइए। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं, तो कंपाउंड का डिकम्पोजिशन है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन को अगर लाइम में कन्वर्ट करना है तो हीट करिए, तो ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं। इलेक्ट्रॉपिक चेंज है नहीं, क्योंकि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉपिक चेंज होता है। ये ऑब्वियसली डिसोसिएशन, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर एक डिसोसिएशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको क्या करनी होती है, हीट सप्लाई करनी होती है, मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब बी की कौन सी मैच कर गई, तो आर मैच कर गई।
अब देखिए सॉलिड कन्वर्ट हुआ है किस में, तो गैस के अंदर। सॉलिड कन्वर्ट हुआ किस में, तो गैस में। तो गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है किससे, तो सॉलिड से। मतलब प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा है, इसका मतलब डेल्टा एस क्या होगी, तो पॉजिटिव। ध्यान, ये सॉलिड था, यहां पर सॉलिड बना गैस में, तो गैस की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा है रिएक्टेंट से, मतलब डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब क्या, तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा है, इसका मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव होगी, मतलब एस मैच कर गया। अब सी में आइए, यहां ध्यान, ये 2H है, मतलब हाइड्रोजन एटम है जो अलग अलग, हाइड्रोजन एटम अलग अलग, और जो हाइड्रोजन एटम है वो आपस में कंबाइन करके H2 दिया, दोनों गैस। ये कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता, या सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता, तो इसे हम कहते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं, इलेक्ट्रॉपिक चेंज है नहीं। डेल्टा एच पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, यहां पर हाइड्रोजन एटम अलग अलग थे और ये दोनों आपस में कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बना दिया। मतलब जो एटम था आपस में बॉन्ड करके मॉलिक्यूल बना दिया। तो आपने पढ़ा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब कहीं भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो उसमें आपको हीट सप्लाई करनी होगी, मतलब वो इंडोथर्मिक प्रोसेस हुई। लेकिन जब कहीं पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहा, तो यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो यहाँ पर डेल्टा एच, यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं बल्कि डेल्टा एच क्या होगी, तो निगेटिव होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम अलग अलग था, मतलब 2 मोल हाइड्रोजन एटम था, मतलब 2 मोल हाइड्रोजन एटम रैंडम मोशन कर रहा था। अब ये आपस में अगर कंबाइन कर गया, बॉन्ड कर गया, तो एक ही मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बचा जो रैंडम मोशन करेगा। मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल की संख्या एटमों की संख्या से कम गई। मतलब पहले ज्यादा 2 मोल हाइड्रोजन एटम था जो इधर उधर रैंडम मोशन कर रहा था। अभी आपस में जब बॉन्ड करा तो क्या होगी, तो 1 मोल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बन गई। मतलब मॉलिक्यूल की संख्या घट गई, मतलब रैंडमनेस घट गई। मतलब यहां पर डेल्टा एस पॉजिटिव नहीं बल्कि क्या होगी, डेल्टा एस निगेटिव होगी। मतलब सी का कौन सा मैच कर रहा, तो एस मैच कर रहा है। ठीक है, सॉरी एस नहीं बल्कि क्या मैच कर रहा, ये टी मैच कर रहा ना। एंट्रोपी घट गई ना, यहां 1 मोल है जबकि 2 मोल है। अब आइए डी में, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस आपने पढ़ा है। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। तो ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं, व्हाइट रेड दोनों रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉपिक चेंज है, एक एलिमेंट दूसरे फॉर्म में चेंज कर गया। तो यहां पर डी का कौन सा मैच कर गया, तो क्यू। डेल्टा एच पॉजिटिव, यस। व्हाइट फास्फोरस को अगर रेड फास्फोरस में चेंज करना है तो व्हाइट फास्फोरस को इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करना होता है फॉर सेवरल डेज। इट इज अ व्हाइट फास्फोरस। ये क्या है, तो डिस्क्रीट व्हाइट फास्फोरस है। ये क्या है, तो ये डिस्क्रीट मतलब अलग अलग व्हाइट फास्फोरस के मॉलिक्यूल हैं। ये क्या है, अलग अलग व्हाइट फास्फोरस के मॉलिक्यूल हैं, डिस्क्रीट। आप जानते हैं एक फास्फोरस अदर 3 फास्फोरस से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो व्हाइट फास्फोरस। इसी तरह से आप ये सब क्या है, तो व्हाइट फास्फोरस अलग मॉलिक्यूल, व्हाइट फास्फोरस अलग मॉलिक्यूल। और इसको आप इनर्ट एटमॉस्फेयर में सेवरल डेज हीट करेंगे तो ये आपस में पॉलीमराइज कर जाता है। ये आपस में क्या होता है, तो पूरा मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस तरह से बन जाता है। ये इट इज स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस, इस तरह से पॉलीमराइज कर जाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, तो पॉलीमराइज कर जाएगा। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है किसकी, तो रेड फास्फोरस की। तो ये बेसिस में हीटिंग करनी पड़ी, मतलब ये क्या हुआ, इंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। व्हाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस में अपने आप नहीं कन्वर्ट हो जाता, बल्कि व्हाइट फास्फोरस को इनर्ट एटमॉस्फेयर में सेवरल डेज हीट किया जाता है, तब जाकर क्या होती, तो व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में कन्वर्ट होती है। मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस हुई, मतलब यहाँ डेल्टा एच क्या हुई, पॉजिटिव, मतलब आर। अब जरा देखिए, जब व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में चेंज करता है तो पहले ये अलग अलग था। तो अगर कोई मॉलिक्यूल अलग अलग है
तो उसकी रेंडमनेस ज़्यादा होगी। लेकिन जब पॉलीमराइज कर जाएगा, ये P4 दूसरे P4 से अगर बॉन्ड करता चला गया तो ऑब्वियसली एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। मतलब फाइनल एंट्रोपी क्या होगी तो कम होगी इनिशियल से। मतलब यहाँ कौन सा मैच कर गया तो D का T मैच कर गया, डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा वो, है ना दिस। तो इस तरह से बेसिक डिफिनेशन पर सारे और मैचिंग थी। ठीक है, लिखिए इसे। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज 30 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज 30 किलो जूल पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, आपने पढ़ा है कि 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में कन्वर्ट करिए एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में कन्वर्ट करने में जो हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट कंज्यूम होती है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज 30 किलो जूल पर मोल and entropy of evaporation is 75 जूल पर मोल केल्विन। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन मतलब 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में कन्वर्ट करिए, 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में कन्वर्ट करिए, उसमें जो एंट्रोपी चेंज होगी दैट इज एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट 180 mg। इस तरह के क्वेश्चंस बड़े पॉपुलर हैं नीट वगैरह में। नीट में मतलब सीबीएसई, पहले सीबीएसई पीएमटी कहलाता था, तो नीट जेई मेन में ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको। इस तरह के आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक के अंदर तो इस तरह क्वेश्चन बड़ा पड़ा मिलेगा आपको नीट में। तो करें एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज 30 किलो जूल पर मोल। SEIT 2004 में पूछा हुआ है। करें तो हमें दिया क्या गया, तो वी हैव टू गिवन, हमें दिया गया है क्या, तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा H वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है, तो 30 किलो जूल पर मोल। आप पढ़े किलो मतलब 10⁻3, जैसे 1 किलोग्राम मतलब 10⁻3 ग्राम, 1 किलोमीटर मतलब 10⁻3 मीटर। उसी तरह से 30 किलो जूल मतलब 30 इंटू 10⁻3 जूल पर मोल हो गई। इट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन मतलब डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू 75 जूल पर मोल केल्विन। इट हैज बीन गिवन, ये हमें दिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट 180 mg। तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, तो वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है या वेपर लिक्विड में भी तो कन्वर्ट होता है। यस, बॉइलिंग जिसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वायुमंडलीय दबाव पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितनी होती है, कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो H2O लिक्विड है H2O वेपर में भी कन्वर्ट हो सकता है, और H2O जो वेपर है H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती है, ध्यान रखें। तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होती है, तो एट बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होती, तो एट बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड एंड वेपर विल एट इक्विलिब्रियम, लिक्विड एंड वेपर विल एट इक्विलिब्रियम। तो आपने पढ़ा है कि सिंस क्या पढ़ा है कि किसी भी प्रोसेस में, किसी भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई प्रोसेस है, उसमें जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर पर, तो जो डेल्टा G होती है इक्वल होती है डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। आपने पढ़ा है कि चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा G इक्वल टू क्या होता, तो डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S ये होती है। तो एट बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है कि जी इक्विलिब्रियम होती है, किसके बीच में, तो लिक्विड एंड वेपर। बॉइलिंग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होती है किसके बीच में, तो लिक्विड एंड वेपर के बीच में। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर जो चेंज इन फ्री एनर्जी होगी 0 हो जाएंगे। बताया ना मैंने आपको कि कोई प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस डेल्टा G निगेटिव, इक्विलिब्रियम पर क्या होता, तो डेल्टा G 0 हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम पर याद रखिए क्या होता, तो डेल्टा G चेंज इन फ्री एनर्जी 0 हो जाती है। तो ये आप यहाँ पर 0 इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। इसीलिए T इज इक्वल टू क्या हो गई, तो
तो ये डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी, यहाँ डेल्टा एच आपको दिया गया 30 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, और डेल्टा एस कितनी है, तो दैट इज 75 जूल पर मोल केल्विन। तो यहाँ जूल पर मोल कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 400 केल्विन, 400 केल्विन। तो ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और वेपर क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, इसलिए डेल्टा जी क्या होगी, तो जीरो। इक्विलिब्रियम पर याद रखें डेल्टा जी क्या होता है, जीरो। आपको याद रखने के लिए मैंने बोला है, क्योंकि प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी निगेटिव, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। तो नेक्स्ट वन एक क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये ऐसे ट्रिपल में पूछा हुआ है, मतलब जेई मेन में, कब याद नहीं मुझे एग्जैक्टली। इस तरह क्वेश्चन नीट वगैरह में भी खूब आते हैं। ये पहले इसके बताइए, इस तरह इस दो टाइप के क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन टाइप का क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन करा, इन कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू लाइम, लाइमस्टोन की कन्वर्जन हो रही है लाइम, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, एंड डेल्टा एच नॉट दैट इज द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इज 179.1 किलो जूल पर मोल एंड 160.2 जूल पर मोल केल्विन at 298 Kelvin and 1 bar. Assuming delta H naught and delta S naught do not change with temperature, do not change with temperature, करा कि मान कर चल रहे कि हम जब रिएक्शन की टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो डेल्टा H नॉट और डेल्टा S नॉट टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करेगा, जनरली ये सब मान लेते हैं। करा टेम्परेचर एव विच कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू लाइम बिल स्पॉन्टेनियस इज, करा कितना टेम्परेचर तक हीट करें ताकि ये जो कन्वर्जन है लाइमस्टोन टू लाइम ये स्पॉन्टेनियसली होने लगे, मतलब अपने आप होने लगे। तो आपको मैंने बताया था कोई भी रिएक्शन किसी टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप नहीं हो रहा है, तो उसमें हीट सप्लाई करिए, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाइए। वो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। जैसे लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, मतलब संगमरमर लीजिए, अपने आप थोड़ी टूट करके आपको लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, नहीं। लेकिन उस रिएक्शन अगर लेकिन उसे आप हीट करें तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद जो कन्वर्जन होगी लाइमस्टोन टू लाइम अपने आप होने लगेगी। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए। कह रहा है कि जो रिएक्शन आपका क्या है, तो कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड कन्वर्ट होकर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। यहाँ पर हमें दिया क्या गया, गिवन इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज दिया गया है, दैट इज 179.1 किलो जूल पर मोल, एंड डेल्टा एस नॉट हमें दिया गया है 160.2 जूल पर मोल केल्विन, ये दिया हुआ हमें, इट हैज बीन गिवन। तो कर बताइए इस रिएक्शन को कितना टेम्परेचर तक हम हीट करें, द टेम्परेचर एव विच कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू लाइम बिल स्पॉन्टेनियस। तो कोई भी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसे स्पॉन्टेनियस अगर बनाना है तो उसको हीट करते जाइए, हीट करिए। कब तक हीट करेंगे, तो आपने पढ़ा है फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, कोई भी रिएक्शन फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, कोई भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू है लेसर देन जीरो होना चाहिए, चेंज फ्री एनर्जी जीरो होना चाहिए। मतलब डेल्टा जी इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता, तो डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस लेसर देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये डेल्टा एच है वो लेसर होना चाहिए टी इंटू डेल्टा एस, मतलब ऑब्वियसली टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। कि जी डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू तो है नहीं, हमें तो दिया गया डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा कि टेम्परेचर के साथ डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट चेंज नहीं करे। तो बेसिक सिंस डेल्टा एच एंड डेल्टा एस डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, इट हैज बीन गिवन डेल्टा एस डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर।
चूंकि डेल्टा एच और डेल्टा एस नॉट उल्टा करके भी कह सकते हैं, डेल्टा एच नॉट डेल्टा एस नॉट डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, उल्टा करके डेल्टा एच और डेल्टा एस नॉट डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। इसीलिए यहाँ पर टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा एच की जगह पर लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन होना चाहिए डेल्टा एस नॉट से, मतलब यहाँ से टी ग्रेटर देन हो जाएगा किसका, तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू कितनी है, तो 179.1 किलो है, किलो मतलब 10⁻³ जूल पर मोल, और डेल्टा एस नॉट की वैल्यू है 160.2 जूल पर मोल केल्विन। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर ग्रेटर देन लगभग आ जाता है 1108 केल्विन के आसपास, ये आ जा रहा है, मतलब यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, तो डी। तो ध्यान, कोई भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जी लेसर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। लिखिए नाउ वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा जा रहा द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन 2A गिविंग एस B plus C is 2494.2 joule at a given time. The composition of reaction mixture is concentration of A is equal to 1/2 mole per liter, 2 mole per liter, and C is this. The reaction proceed in the direction. तो ध्यान दीजिए, कोई भी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा ये निर्धारित होता है चेंज इन फ्री एनर्जी से। यदि किसी भी केमिकल रिएक्शन का चेंज इन फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी निगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ध्यान रखिए, किसी रिएक्शन का अगर डेल्टा जी क्या आए, निगेटिव आए, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 आए तो इक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 आए तो नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं बल्कि क्या होने लगेंगी, बैकवर्ड होने लगेंगी। ध्यान रखेंगे, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगी कि बैकवर्ड होगी, ये निर्धारित करने के लिए, पता करने के लिए हमें इस रिएक्शन में होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी निकालनी होगी। किस पर, तो इस टेम्परेचर पर। तो सिंस आप जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने वाली जो चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी आर होती है वो इक्वल होती है डेल्टा जी नॉट आर प्लस 2.303 RT log Q। तो यहाँ पर तो आपको सारा डेटा दिया हुआ है, डेल्टा जी नॉट आर मतलब स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी कितनी दी गई है, तो 2494.2 जूल प्लस 2.303 R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन, लॉग Q क्या है, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ प्रोडक्ट में B है और C है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B एट एनी टाइम टी कितना हुआ, तो 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट एनी टाइम टी कितना, तो 1/2, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम T, ध्यान इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो ये हो जाएगा ये 1/2 टू द पावर 2। अगर देखिए 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, तो 2494.2 प्लस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 लॉग कितना, तो ये कैंसिल, तो ये 4 हो गया, लॉग 4। अब देखिए लॉग 4 की वैल्यू क्या होगी, तो लॉग 4 मतलब 2 log 2, log 2 की वैल्यू जानते हैं आप 0.3010 होती है, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर डेल्टा जी क्या रहा, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा। तो डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी बल्कि मतलब बैकवर्ड होने लगी। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब क्या हुआ, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं बल्कि क्या होने लगेंगी, बैकवर्ड। सो दिस रिएक्शन, इसलिए जो रिएक्शन होगी, ध्यान दीजिए डेल्टा जी निगेटिव आता तो फॉरवर्ड जाता, डेल्टा जी 0 तो इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी ग्रेटर देन मतलब दिस रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन, तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ऑप्शन रिवर्स डायरेक्शन, ऐसे दो जगह है रिवर्स डायरेक्शन, यहाँ भी और यहाँ भी। आपको मैंने बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको मैंने बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रिएक्शन कोएफिशिएंट लेसर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से,
रिएक्शन कोएफिशिएंट लेसर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी कम है रिएक्टेंट से। रिएक्शन कोएफिशिएंट लेसर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब किसी टाइम टी पर जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए उसे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, लेकिन यहाँ तो बैकवर्ड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, मतलब कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगी, तो सी। यहाँ से रिवर्स पता करें, रिवर्स डायरेक्शन में, तो रिवर्स डायरेक्शन में जब होता है तो उस समय क्या होती है, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, याद है ना। अगर याद नहीं है भैया तो केमिकल इक्विलिब्रियम जा करके क्या करिए, रिवाइज करिए, है ना। यानी कि लॉकडाउन का तो ये तो मज़ा है, आराम से घर में बैठ करके सारा का सारा रिवाइज कर जाइए, है ना। टाइम को यूटिलाइज करिए, यानी कि बैठ करके खूब खा रहे हैं और मोटे होते जा रहे हैं, है ना। तो पढ़ाई करिए और रिवाइज ऑब्वियसली जो रेगुलर चल रहा है वो तो करिए ही करिए, और पीछे जो पढ़ चुके हैं उसको भी रिवाइज करिए, ठीक ना। क्योंकि ये मत भूल भुलैया में रहेंगे कि 11th के बिना 12th हो जाता है। 11th की सारी कॉन्सेप्ट 12th में यूज होती है। ये सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। बायोलॉजी के बारे में उतना आइडिया नहीं मेरे को, है ना क्योंकि मैं, है ना, इंजीनियर डी कुमार हूँ ना जी, तो इंजीनियर को ज़्यादा बायोलॉजी के बारे में उतना नहीं आइडिया होता है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में नहीं था मेरा बायोलॉजी, तो उतना बायोलॉजी के बारे में डेप्थ में नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 11th की एप्लीकेशन है 12th में, तो 11th क्लियर होना चाहिए। और ऐसे में अब 12th भी शुरू करने जा रहा हूँ, है ना, 12th भी अब शुरू कर देंगे 12th। और कुछ स्टूडेंट बोला था, मतलब कुछ बैच में मैंने आयनिक भी नहीं किया है ना, तो आयनिक एक दिन 12th करेंगे और अगला एक दिन आयनिक करेंगे। अब कहेंगे जो ऑर्गेनिक भी साथ में देखेंगे, ऑर्गेनिक भी घुसाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही ऑर्गेनिक भी। तो मैं 12th अब शुरू करूँगा सॉलिड स्टेट से, ठीक है। खैर पहले लिखिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच लाइन इज करेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ln k, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ln k लिया है, वर्सेस 1/t फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज, कह रहा कौन सी लाइन करेक्ट है। ये एक लाइन है ए, एक लाइन है बी, ये लाइन है सी, एक लाइन है डी। बाई एक्सेस पर ln k लिया है, एक्स एक्सेस पर 1/t। अरे ए सी, ए बी, ए डी, सी डी, ये मेन 2018 में पूछा है। तो सॉल्यूशन अब देखिए यहाँ पर ln k और 1/t, ln k 1/t के लिए रिलेशनशिप और कहाँ से आएगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आना चाहिए। तो सिंस आप जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर, वो इक्वल होती है स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्लस RT ln q होती है। डेल्टा जी मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्लस RT ln q होती है। तो एट इक्विलिब्रियम, चूंकि यहाँ ln k है इसलिए एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, तो डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन 0 हो जाएगी, एंड जो q है एंड जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होएगा। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन 0 हो जाएगी, और जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होगी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दीजिए ये 0, इट इज 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर प्लस RT ln k होगी, लेकिन एक्सोथर्मिक है। तो सिंस आप जानते हैं कि जो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं डेल्टा H नॉट माइनस T इंटू डेल्टा S, नहीं लिख सकते,
डेल्टा जी नॉट जब आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी के जगह पर क्या, तो डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट प्लस आर टी एल एन के। इसको ऐसा करिए, इसको इधर ले जाइए, तो ये आपका हो जाएगा, ये टी माइनस है तो टी इंटू डेल्टा एस नॉट, टी इंटू डेल्टा एस नॉट माइनस, इसको इधर ले जाए, टी इंटू डेल्टा माइनस डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू आर टी एल एन के हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई ये क्या होगी, तो एल एन के इज इक्वल टू आर टी से डिवाइड कर दिए, इसको भी इसको भी इसको भी, तो ये आर टी से टी कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एस नॉट अपॉन डेल्टा एस नॉट अपॉन आर, और ये माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी, मतलब ये हो जाएगा क्या, तो एल एन के इज इक्वल टू, ये इसको इसलिए इस तरह से डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, डेल्टा एच नॉट अपॉन आर माइनस में रखिए इंटू 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। अब जरा देखिए एल एन को आपने कहाँ ले रखी है कि जी बाई एक्सेस पे ले रखे, तो मतलब एक तरह से इसको बाई मान लिया आपने, इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो निगेटिव होती है, तो निगेटिव निगेटिव मिलकर के क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना। ये डेल्टा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होती है, तो निगेटिव, तो ये निगेटिव निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो गया, और आर तो पॉजिटिव ही है, मतलब इसको आप मान लीजिए एम, जो कि पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। 1/t को आपने ले रखी है एक्स पर, तो एक्स प्लस ये डेल्टा एस नॉट मतलब एंट्रोपी, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब ये सी। तो ये क्या फॉर्म आया, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसका इंटरसेप्ट सी है और स्लोप एम है। अब देखिए स्लोप इसकी पॉजिटिव होगी, कैसे, तो एक्सोथर्मिक, पहले बोल दिया एक्सोथर्मिक है, मतलब ये स्लोप इसेंशियली पॉजिटिव होगी। तीन चारों लाइन में किसकी पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप क्या होती है, तो टेन थीटा। तो किसका थीटा 0 से 90 के बीच में है ना, थीटा की टेन थीटा, तो बेसिक टेन थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर स्लोप क्या होती है, तो टेन थीटा होती है। तो स्लोप पॉजिटिव मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, मतलब थीटा पॉजिटिव, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो ये देखिए इस लाइन का थीटा 0 से 90 डिग्री, इसका है, इसका कितना है, ध्यान दीजिए, इसका है 90 डिग्री से ज़्यादा, इसका भी क्या है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा। तो इस लाइन मतलब लाइन ए और लाइन बी का जो स्लोप है वो क्या है, वह है 90 डिग्री से कम है। तो स्लोप ध्यान यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए हमें उस लाइन को ढूंढना है जिसका स्लोप क्या है, तो पॉजिटिव है। तो हमें ए और बी, इसका स्लोप 90 डिग्री से कम है, तब इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका भी एंगल विथ एक्स एक्सिस 90 डिग्री से कम है, मतलब ये। देखिए यहाँ पर डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव अगर हुआ, अगर डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव हुआ तो जो इंटरसेप्ट होगा पॉजिटिव बाई एक्सिस पर, अगर डेल्टा एस नेगेटिव हुआ तो इंटरसेप्ट नेगेटिव बाई एक्सिस पर, मतलब यहाँ ए और बी दोनों हो सकता है। मतलब कौन सी ऑप्शन सही हो जाएंगी, तो बी। तो बेसिक किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चेंज इन एनर्जी होती है इक्वल टू होती है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी आर मतलब चेंज इन एनर्जी ऑफ रिएक्शन 0, और जो रिएक्शन कोसेंट होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, तो ये हो गया 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर प्लस आर टी एल एन के। यहाँ डेल्टा जी नॉट दिया पर पुट कर दिया डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस, इसे प्रॉपर्ली अपन अरेंज कर दिया, तो ये आ गया। तो ये बाई इक्वल टू एमएक्स प्लस सी में आ गया। लेकिन इसमें देखिए चूंकि एक्सोथर्मिक है इसलिए क्या हो जाएगा, तो एक्सो निगेटिव निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव, तो ये स्लोप पॉजिटिव किसका है, तो ए और बी का है, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, ए और बी होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन H2O4 लिक्विड 2XO2 गैस, एक रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा यू जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है 2.1 किलो कैलोरी है। इस रिएक्शन के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 2.1 किलो कैलोरी है, और डेल्टा एस इंट्रोपी चेंज 20 कैलोरी पर मोल केल्विन है एट 300 केल्विन। हेंस डेल्टा जी इज, कर इस रिएक्शन की डेल्टा जी क्या होगी, सीबीएसई पीएमटी 2014 में पूछा है। तो सिंस डेल्टा जी आपको निकालनी है,
तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होती है? कहें जी डेल्टा जी इक्वल टू होती है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा जी इक्वल टू होती है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। यहाँ तो डेल्टा एस दिया हुआ, टी डेल्टा एच नहीं पता है, तो डेल्टा एच ने उसके बदले कुछ तो दिया है ना, यस डेल्टा यू दिया है। तो आपने पढ़ा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एच मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होती है, नहीं होती है? यहाँ जी होती है। तो यहाँ डेल्टा यू कितनी है? तो यहाँ डेल्टा यू आपको देखिए 2.1 किलो कैलोरी प्लस डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होती है? तो आपको मैंने बताया था सम ऑफ गैसेस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। यह बताया थी, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्यों भी यूज होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एंड कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू हीट ऑफ, इसको कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एंड कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा यू दी गई। डेल्टा एन जी क्या? तो सम ऑफ गैस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट की कोएफिशिएंट कितनी है? तो 2 है, तो ये 2 माइनस रिएक्टेंट में गैस है तो नहीं, लिक्विड है तो इससे 0। आर ध्यान दीजिए यहाँ कैलोरी में है, तो कैलोरी में आर की वैल्यू कितनी लेनी है? तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है दिस में। और टेम्परेचर कितना है? तो 300 केल्विन। ये कितना है? तो 300 केल्विन। ये कितना है? तो 300। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाए? तो किलो कैलोरी पर मोल होगा ऑब्वियसली ये, तो ये हो गया 2.1 किलो कैलोरी हो गया, प्लस ये कितना हो गया जी? तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 मत हो गया 1.2 किलो कैलोरी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कितना जी? तो ये 2 1 3 3.3 किलो कैलोरी हो गया। तो ये आपने डेल्टा एच निकाल दिया, इससे डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गई? तो ये डेल्टा एच आपको हो गया 3.3 किलो कैलोरी माइनस टी कितना है जी? तो टी है जी यहाँ पर 300 केल्विन है, इनटू डेल्टा एस कितना है? ऑब्वियसली इतना केल्विन है, तो ये डेल्टा एस कितना है? तो 20, ये कैलोरी पर मोल केल्विन हो जाएगा, किलो कैलोरी पर मोल ध्यान दीजिए। ये सॉल्व करेंगे तो ये 3 2 600 3000 6000 हो गया जी, तो 6000 हो गया, तो ये माइनस में आ जाएगा ना, तो 6 में से 3.3 को जाएगा तो माइनस 2.7 आ जाएगा, तो इधर एक माइनस 2.7 किलो कैलोरी आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन सही होगी? ए द करेक्ट ऑप्शन। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं नेट और सीबीएसई पीएमटी में, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा फार्मूला बेस्ड। जरा ये क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल गैस कंसीडर ओनली पी वर्क। कर एक आइडियल गैस के लिए सिर्फ क्या कंसीडर करिए? पी वर्क। गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट एक्स टू फाइनल स्टेट जेड इन 2 पाथ्स। कह रहा है कि इनिशियल स्टेट एक्स है, ये फाइनल स्टेट जेड है, इसमें 2 पाथ, एक पाथ ये एक पाथ ये। फॉर एन आइडियल गैस कंसीडर ओनली पी वी वर्क गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट एक्स टू फाइनल स्टेट जेड, एक से जेड जा रहा, एस इन फिगर। करेक्ट चॉइसेस इज आर डेल्टा एस इंट्रॉपी चेंज लीजिए, डब्ल्यू एज ए वर्क डन लीजिए, डब्ल्यू एज ए वर्क डन लीजिए। कर बताइए इस पाथ और इस पाथ में इंट्रॉपी चेंज और वर्क डन क्या होगा? देखिए इंट्रॉपी चेंज इन एक्स से जेड, एक से जेड मतलब क्या होता है? इंट्रॉपी ऑफ जेड, इसका मतलब यहाँ इंट्रॉपी चेंज एक जेड क्या होगा? इंट्रॉपी ऑफ जेड माइनस इंट्रॉपी ऑफ एक्स। और इंट्रॉपी चेंज इन एक्स बाय क्या हो गया? तो इंट्रॉपी ऑफ वाई माइनस इंट्रॉपी ऑफ एक्स, है ना। इस अब जाके इंट्रॉपी क्या होता है? तो स्टेट फंक्शन होता है। इंट्रॉपी क्या होता है? तो स्टेट फंक्शन होता है। तो जेड की इंट्रॉपी अलग होगी, देखिए एक्स दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ जेड की यहाँ पर इंट्रॉपी अलग होगी और यहाँ पर इंट्रॉपी अलग होगी। तो एस जेड एस डेल्टा इंट्रॉपी चेंज इन एक्स जेड इक्वल टू क्या होगा? इंट्रॉपी चेंज इन जेड माइनस इंट्रॉपी चेंज इन एक्स। तो यहाँ जेड है, यहाँ बाई है, तो दोनों एक दूसरे के इंट्रॉपी एट जेड इंट्रॉपी एट बाई नहीं इक्वल हो सकता, इसलिए इट विल नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होगा, मतलब ये गलत है। अगर इंट्रॉपी चेंज इन एक्स जेड, तो एक्स जेड में इंट्रॉपी चेंज कितनी होगी? तो इंट्रॉपी चेंज एक्स जेड होगा एस जेड इंट्रॉपी ऑफ जेड माइनस इंट्रॉपी ऑफ एक्स, नहीं हो जाएगी? अब इज इक्वल टू इंट्रॉपी ऑफ
एक से बाय कितनी होगी, तो किसी भी रिएक्शन में इंट्रोपी चेंज क्या होता है, तो फाइनल माइनस से मतलब इंट्रोपी ऑफ बाई माइनस इंट्रोपी ऑफ एक्स प्लस इंट्रोपी चेंज बाई जेड कितनी होगी, तो इंट्रोपी ऑफ जेड माइनस इंट्रोपी ऑफ बाई। तब जरा देखिए ये बाई से बाई कैंसिल, तो ये एस जेड माइनस एस एक्स हो गया, बराबर तो हो गया, मतलब दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, तो दिस मतलब ये सही ऑप्शन हो गया। वर्ड इन एक्स बाई जेड, तो एक्स बाई जेड में वर्क कितना हुआ, तो इसके नीचे वाला जो एरिया आपको मैंने बताया था, एरिया ऑन वॉल्यूम कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अगर किसी प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दे दिया जाए तो कैलकुलेशन वर्क फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अगर किसी प्रोसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दे दिया जाए तो वॉल्यूम एक्सिस पर जितनी एरिया बनती है वो वर्क होता है। तो एक्स बाई जेड के लिए वर्क कितना होगा, इसके नीचे का एरिया, और एक्स बाई के लिए वर्क कितना होगा, तो ऑब्वियसली भैया एक्स बाई के लिए भी जाइएगा तो वर्क इसके नीचे के बराबर, इसके नीचे का एरिया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसके नीचे का एरिया हो जाएगा। तो एक्स बाई या एक्स बाई जेड जाएगी, क्यों, बाई जेड तो एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के लिए वर्क क्या होगी, तो जीरो। तो जो वर्ड इन एक्स बाई लीजिए चाहे एक्स बाई जेड लीजिए, दोनों केस में वर्क क्या होगी, तो सेम ही होगी। क्यों, क्योंकि एक आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए, ना इधर जा रहा है ये लाइन, ना इधर जा रहा है ये लाइन, ना इधर जा रहा है ये लाइन, ना इधर जा रहा है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क क्या होती है, तो जीरो। तो इसके नीचे का एरिया हो गया वर्क, एक्स बाई जेड में क्या हो गया, तो वर्ड इन एक्स बाई भी इतना ही या एक्स बाई जेड में भी इतना ही, मतलब ये सही है। वर्ड इन एक्स जेड, एक्स से जेड के लिए वर्क कितना होगा, तो इसके नीचे का एरिया, ऊपर लग कट गया, इज इक्वल टू वर्ड इन एक्स बाई प्लस बाई जेड, नहीं बाई जेड तो जीरो है, एक्स बाई का नीचे हो गया, तो एक्स बाई के कारण इतना वर्क हुआ जबकि एक्स जेड के कारण इतना वर्क हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ कौन सी ऑप्शन हो गई, तो बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट डाउन करिए। तो एक और क्वेश्चन लास्ट कर देते हैं, ठीक है, इसके बाद आप लोग खुद करिएगा, असाइनमेंट से, बुक से, कहीं से भी करना है कुछ। द वैल्यूज ऑफ लॉग के फॉर ए रिएक्शन ए टू बी इज गिवेन। कर इस रिएक्शन के लिए लॉग के की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यूज ऑफ लॉग के फॉर अ रिएक्शन ए टू बी क्या होगी, इज करेक्ट गिवन दिया गया है, डेल्टा एच नॉट आर मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 54.07 किलो जूल पर मोल और एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू 10 जूल पर मोल केल्विन। करेक्ट इस रिएक्शन के लिए लॉग के की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान दीजिए थर्मोडायनामिक पैरामीटर दिया गया है, लॉग के की वैल्यू निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इसका मतलब इस रिएक्शन को हमें इक्विलिब्रियम पर लेना होगा और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी आर क्या होती है, तो जीरो होती है। तो सिंस आपने पढ़ा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो चेन फ्री एनर्जी होती है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर, वो इक्वल होती है किसके, तो स्टैंडर्ड चेन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्लस 2.303 RT log Q, दिस वन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो चेंज फ्री एनर्जी होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की चेंज फ्री एनर्जी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर इक्वल होती है स्टैंडर्ड चेंज फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्लस 2.303 RT log Q। तो एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, तो डेल्टा जी आर मतलब चेंज फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन जीरो, और जो रिएक्शन कोसेंट हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो यहाँ पर आप पुट कर दिए जीरो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड चेंज फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्लस 2.303 RT log K हो गई, दिस वन, ये इक्विलिब्रियम पर दिस वन। तो ऑब्वियसली हमें log K की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए इसकी वैल्यू, तो पता ही आर की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर 298, हमें पता नहीं है डेल्टा जी नॉट आर, मतलब यहाँ पर अगर log K की वैल्यू हमें निकालनी है तो log K इक्वल टू क्या होगी, तो इसको इधर ले जाएगा तो माइनस डेल्टा जी नॉट आर अपॉन 2.303 RT। तो यहाँ पर हमें क्या पता नहीं, तो डेल्टा जी नॉट आर नहीं पता है, हमें क्या नहीं पता, तो डेल्टा जी नॉट आर नहीं पता है। तो सिंस अपन जानते हैं क्या, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एच नॉट होती है। तो डेल्टा एच तो दिया हुआ है कितनी, तो माइनस 54.07 किलो जूल पर दिस वन, माइनस टी टेम्परेचर कितनी है, तो 298 केल्विन है।
इंटू डेल्टा एस नॉट कितनी है, तो 10 जूल पर मोल केल्विन दी गई है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी केल्विन कैंसिल, तो 298, तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो ये आपका आ जाएगा -57 आ जाएगा, 57.05 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए आप कितना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा डेल्टा जी नॉट। तो इसीलिए लॉग के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो लॉग के की वैल्यू कितनी होगी, तो लॉग के इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट आर की वैल्यू -57.05 किलो जूल पर मोल और अपॉन ये 2.303, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और ये टेम्परेचर कितनी है, तो 298 केल्विन। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी कम आउट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 57.05 इंटू 10⁻³ हो गया, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको दिया हुआ है कितना है, 5705 है। तो ये आपको आ जाएगा कितना, तो 10। इसे लॉग के की वैल्यू कितनी हो गई, तो लॉग के इक्वल टू 10। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन हो जाएंगे, तो दिस वन, ठीक है। अरे यार ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन में ये ए में हो गया 5, बी में हो गया 10 और सी में कितना है, तो 95, डी में है 100, सॉरी, तो डी नहीं होगी बल्कि कौन सी हो जाएंगी, तो बी हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो